आज बात फखरुद्दीन अली अहमद की। आज बात देश के पांचवें राष्ट्रपति की, जिन्होंने देश के सबसे काले अध्याय इमरजेंसी पर हस्ताक्षर किए। आज बात अबू इब्राहिम के द्वारा बनाए गए उस कार्टून की, जिसने राष्ट्रपति को पूरे विश्व भर में बेबस और लाचार दिखाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षवर्धन, आप सबका मैं स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के उस राष्ट्रपति की जिसने देश के सबसे बड़े काले अध्याय को मंजूरी दी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा आपातकाल घोषित किया गया और आपातकाल के दौरान 47 ऐसे कानूनों को पास किया गया जिसे 9वीं अनुसूची में डाला गया था। ये 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची वो अनुसूची का संग्रह है जिसमें लिखे हुए विधानों को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इंदिरा गांधी ये सब कानून पास कर कर देश को एक जंजीर में बांध रही थी। यूं तो इंदिरा गांधी 1971 का चुनाव रायबरेली से जीत चुकी थी, पर उनके प्रतिद्वंदी समाजवादी नेता राजनारायण कोर्ट में ये केस करते हैं कि इंदिरा गांधी ने इस चुनाव को जीतने के लिए सरकारी मशीनों का दुरुपयोग किया है, और इस केस की सुनवाई जस्टिस जगमोहन सिन्हा करते हैं। 12 जून के दिन वो फैसला देते हैं और वो इंदिरा गांधी की सदस्यता को रद्द करते हैं और उन्हें 3 हफ्तों की मोहलत देते हैं कि वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस के फैसले को ले जा सकती हैं। इंदिरा गांधी अपना मन पहले ही बना चुकी होती हैं, पर फिर भी एक प्रक्रिया के तहत वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाती हैं। 24 जून का दिन सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाता है। वो फैसला इंदिरा गांधी के पक्ष में था भी और नहीं भी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इंदिरा गांधी चाहे तो प्रधानमंत्री रह सकती हैं, पर लोकसभा के मेंबर के रूप में वो किसी भी वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। और फिर इंदिरा गांधी तय करती हैं कि वो देश में इमरजेंसी लगाएंगी। इमरजेंसी लगाने की सलाह उन्हें उनके बेटे संजय गांधी और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे देते हैं। सिद्धार्थ शंकर रे और संजय गांधी और इंदिरा गांधी बैठकर ये फैसला करते हैं कि सत्ता में बरकरार रहने के लिए अब देश में इमरजेंसी लगा दी जानी चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि रात तक आपको एक मसौदा भेजा जाएगा और आप उस पर हस्ताक्षर कर दीजिएगा, और फखरुद्दीन अली अहमद भी हाँ में हाँ मिला देते हैं। यूं तो कोई भी प्रपोजल, कोई भी मसौदा जब पास होता है तो उसे सबसे पहले कैबिनेट की मंजूरी लेनी पड़ती है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल को लगाने के लिए कैबिनेट से मंजूरी भी लेनी जरूरी नहीं समझी और सीधा ही उस मसौदे को राष्ट्रपति को भेज दिया, और फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। और 25 जून 1975 का दिन इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो पर आती हैं और वो कहती, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। राष्ट्रपति के रूप में जब फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी को मंजूरी दी तो उन्हें पूरे विश्व भर में एक बहुत ही बेबस और लाचार राष्ट्रपति के रूप में देखा गया। उनसे जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा और है जो उन्हें बहुत ही बेबस और लाचार दिखाता है, जो किस्सा बहुत ही कम लोगों के जहन में है। आइए आज उस किस्से की बात करते हैं। दिल्ली में तुर्कमान गेट स्थित है, ये बात तो हम सब जानते हैं। जब मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली बसानी शुरू की तो उसने 12वीं सदी के सन तुर्कमान की मजार के पास एक दरवाजा बनाया, जिसे आज हम तुर्कमान गेट के नाम से जानते हैं। साल 1976 में 1976 में संजय गांधी के आदेश के बाद पुलिस के द्वारा वहां पर जो अत्याचार किया गया, उस अत्याचार को देखने के बाद सबकी रूह कांपने लगी। एक बार संजय गांधी अपने कुछ आईएएस ऑफिसरों के साथ जामा मस्जिद देखने गए, और जब वो तुर्कमान गेट के पास पहुंचे तो उन्हें जैसे किसी ने पहले बताया था कि पहले के समय में तुर्कमान गेट से ही जामा मस्जिद दिखाई देती थी, पर अब ऐसा नहीं था। फिर संजय गांधी के आदेश के बाद वहां पर बसे हुए हजारों घरों को तोड़ दिया गया और उन सभी लोगों को एक यमुना पार टीन के घरों में शिफ्ट कर दिया गया, जिन्हें सरकार झुग्गी झोंपड़ी कहती है। कुछ समाज सेवी और कुछ कॉरपोरेट के लोग एक राय से हिल राष्ट्रपति भवन में जब राष्ट्रपति के पास ये शिकायत लेकर गए तो राष्ट्रपति ने बोला कि ये लड़का कांग्रेस का बंटा धार कर देगा, आप बड़ी हवेली में क्यों नहीं जाते? आपको तो पता है कि इस मामले में मेरे हाथ बंधे हैं। बड़ी हवेली से उनका मतलब था एक सफदरजंग रोड, जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निवास था। फखरुद्दीन अली अहमद जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो साल 1925 में उनकी पहली बार मुलाकात पंडित नेहरू से हुई और उन्हीं के कहने पर उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। फिर साल 1937 में जब लेजिस्लेचर के चुनाव हुए, फिर उन्हें गोपीनाथ बरदौली की सरकार में मंत्री बनाया गया। मात्र 33 साल की उम्र में वो असम सरकार में मंत्री बनाए गए, और फिर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्हें असम से दिल्ली लाया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी चाहती थी जो व्यक्ति उनके पिता के वफादार थे उन्हें दिल्ली में स्टेबल किया जाए।
और फिर साल 1974 आते आते उन्हें उद्योग मंत्री बनाया गया और इस उद्योग मंत्री के पद से ही वो राष्ट्रपति भवन के बहुत ही नजदीक पहुंच गए। जब साल 1974 में देश के सिटिंग प्रेसिडेंट वरहा वेंकट गिरी वीवी गिरी का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, वीवी गिरी चाहते थे कि इंदिरा गांधी उन्हें एक कार्यकाल का एक्सटेंशन और दे, पर इंदिरा गांधी अपना मन बना चुकी थी कि अब उन्हें देश के राष्ट्रपति के रूप में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनके किसी भी फैसले पर भौहें ना उठाए और वह जो भी फैसला चाहें वो उसे मंजूर कर दें। और उन्हें उसके लिए सबसे बेस्ट, सबसे सुटेबल कैंडिडेट एक ही मात्र व्यक्ति लगा और वो व्यक्ति थे फखरुद्दीन अली अहमद। संजय गांधी इंदिरा गांधी को यह सलाह देते हैं कि देश के राष्ट्रपति के रूप में सबसे परफेक्ट मैच फखरुद्दीन अली अहमद होंगे, क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद उनके किसी भी बिल को नामंजूर नहीं करेंगे और वो जो चाहे कर सकते हैं। और फिर साल 1974 में इंदिरा गांधी राष्ट्रपति के रूप में फखरुद्दीन अली अहमद का चयन करती है। यूं तो ये वोटिंग एक तरफा थी, पर फिर भी ओपोजिशन की पार्टियों ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया और उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा। कौन था विपक्षी दलों का कैंडिडेट जिसका उन्हें मालूम था कि ये चुनाव एक तरफा है, फिर भी उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए इस वोटिंग में हिस्सा लिया। अपोजिशन पार्टियों के द्वारा उतारे गए कैंडिडेट रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के वो नेता जो साल 1952 देश की पहली लोकसभा से अब तक चुनाव जीतते आए थे, और वो नेता थे त्रिदीप चौधरी। यूं तो वोटिंग एक तरफा थी जैसा कि हमने आपको पहले बताया, पर फिर भी चुनाव के नतीजों पर गौर करना चाहिए। फखरुद्दीन अली अहमद को 7,54,113 मूल्य के वोट प्राप्त हुए और वहीं त्रिदीप चौधरी को 1,79,196 मूल्य के ही वोट प्राप्त हुए। और इसी तरह देश को 5वां राष्ट्रपति मिलता है, इनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। और फिर फखरुद्दीन अली अहमद अपना कार्यकाल शुरू करते हैं। और फिर साल आता है 1977। इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आती है, तारीख थी 18 जनवरी 1977। उस रिपोर्ट में लिखा था कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, अगर आप अब चुनाव करवाती हैं तो आप अवश्य जीतेंगी, क्योंकि अब आपको लोग पहले से भी बहुत अधिक प्यार करने लगे हैं। उस रिपोर्ट को पढ़कर इंदिरा गांधी ये फैसला करती हैं कि वो देश में चुनाव कराएंगी और फिर वो ऐलान करती हैं कि इमरजेंसी को खत्म कर दिया जाना चाहिए। हालांकि संजय गांधी इसके खिलाफ थे, पर इंदिरा गांधी देश में चुनावों का ऐलान करती हैं और वहीं 21 महीनों से लगी इमरजेंसी से देश मुक्त होता है। विपक्षी दलों के भी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया जाता है। इन्हीं सब के बीच राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद 10 फरवरी 1977 को 3 देशों के दौरों पर जाते हैं, पर वहां पहुंचकर उन्हें लगता है उनकी तबीयत कुछ खराब है और फिर वो मलेशिया से वापस आ जाते हैं। अगले ही दिन 11 फरवरी 1977 जब राष्ट्रपति उठते हैं तो उन्हें लगता है उनकी तबीयत कल से कुछ ज़्यादा खराब है। वो जैसे ही बिस्तर से उठकर बाथरूम में जाते हैं तभी उन्हें एक के बाद एक 2 हार्ट अटैक आते हैं और वहीं पर उनका निधन हो जाता है। देश का महामहिम, देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति अपने बाथरूम में बेसुध पाया जाता है। याद करिए, ये वही बाथरूम है जहां पर कुछ साल पहले उनके मित्र जाकिर हुसैन का भी इंतकाल हुआ था। फखरुद्दीन अली अहमद देश के वो दूसरे राष्ट्रपति बने जो डॉक्टर जाकिर हुसैन की तरह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। फखरुद्दीन अली अहमद के इंतकाल के बाद देश के सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, देश के उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती को कार्यभार दिया गया और वो देश के एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में अपना कार्यभार संभालते हैं जब तक कि देश के अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं किया जा सका। और देश के अगले राष्ट्रपति बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी। जी हाँ, ये वही नीलम संजीव रेड्डी हैं जो एक बार पहले राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके थे, परंतु वो वीवी गिरी वरहा वेंकट गिरी से चुनाव हार गए थे। नीलम संजीव रेड्डी देश के इकलौते वो राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं, क्योंकि साल 1977 के लोकसभा के इलेक्शन में इंदिरा गांधी रायबरेली से और वहीं संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार जाते हैं और इस तरह देश में पहली बार निर्विरोध एक राष्ट्रपति चुना जाता है। नाम था नीलम संजीव रेड्डी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नीलम संजीव रेड्डी की, उनके जीवन की और उनके कार्यकाल की। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।